Hello guys, today's video is on the topic नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारी पिछली वीडियो हिस्ट्री की जो थी वो थी साइमन कमीशन पे। तो साइमन कमीशन के कंटिन्यूशन में ये टॉपिक है, और जिन लोगों ने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी उसको देख लें। तो अब शुरू करते हैं नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को नेहरू सप्रू रिपोर्ट भी बोलते हैं। 1928 लॉर्ड बिर्केनहेड, the then Secretary of State, had challenged the Indians in British Parliament to form a constitution for them which could be accepted by all. लॉर्ड बिर्केनहेड का जिक्र जो है साइमन कमीशन वाले टॉपिक में भी आया था। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के लिए, और इनका मानना था कि इंडियंस जो हैं वो इनकैपेबल हैं अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में। तो उन्होंने चैलेंज किया ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियंस को कि वो अपने लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं जो सबके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाए। एक्सेप्टिंग दैट चैलेंज, कांग्रेस कॉल्ड एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन February 1928 in which 29 parties took part. It was presided by M.A. अंसारी। लॉर्ड बिर्केनहेड के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कांग्रेस ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल्ड करी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को कॉल करने का मकसद यही था कि लॉर्ड बिर्केनहेड को और ब्रिटिशर्स को दिखाना कि हम लोग जो हैं मिलकर अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हैं जो सबको एक्सेप्ट हो। इस कॉन्फ्रेंस में 29 पार्टियों ने भाग लिया और इसकी अध्यक्षता जो है M.A. अंसारी साहब ने की। ऑन 11 May 1928, ड्यूरिंग सेकेंड मीटिंग ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एट बॉम्बे, ए 7-member कमिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। 11 मई 1928 को सेकंड जो मीटिंग हुई थी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, वो बॉम्बे में हुई थी, और यहाँ पे 7 सदस्यीय समिति बनाने का निर्णय किया गया जिसके अध्यक्ष जो हैं मोतीलाल नेहरू हुए। कई बार पूछ लेते हैं कि कितने टोटल मेंबर्स थे नेहरू कमेटी में, तो इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू जो है टोटल 8 मेंबर्स थे। कई बार पर्पस पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में कि क्या पर्पस था नेहरू कमेटी का, तो इसका पर्पस था टू ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वाज द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। फर्स्ट इज मोतीलाल नेहरू, ही वाज द प्रेसिडेंट, एंड अदर मेंबर्स आर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सर इमाम अली, सर तेज बहादुर सप्रू, GR प्रधान, MS अणे, शोएब कुरैशी, सरदार मंगल सिंह। तो ये टोटल 8 मेंबर्स हैं। Now we will discuss the recommendations of Nehru report. The committee presented its report in the 4th session of all parties conference at Lucknow in August 10, 1928. 10 अगस्त 1928 को जो चौथा सेशन था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का लखनऊ में, यहाँ पे कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करी। नेहरू रिपोर्ट कन्फाइंड इटसेल्फ टू ब्रिटिश इंडिया as it envisaged the future link up of British India with the princely states on a federal basis. जो नेहरू रिपोर्ट थी वो बेसिकली ब्रिटिश इंडिया से संबंधित थी। उसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स का कोई जिक्र नहीं था। सिर्फ उसमें ये मेंशन किया गया था कि आगे जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशंस होगा, जो भी लिंकअप होगा, वो फेडरल बेसिस पे होगा। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, ये हमारी वीडियो है, आप देख सकते हैं। नाउ रिपोर्ट प्रपोज द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस। फर्स्ट इज इक्वल ट्रीटमेंट एज विद अदर कॉलोनीज। रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रिटिशर्स जैसे अदर कॉलोनीज जिनको वो अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, उसी तरह से इंडिया को भी ट्रीट करें। सेकंड इज डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, कि इंडिया को जो है डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी फेडरल इन कैरेक्टर विद रेजिडुअल पावर्स विद द सेंटर, एंड द इंडियन स्टेट शुड बी वेलकम टू ज्वाइन इट। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम जानेंगे कि रेजिडुअल या रेजिड्यूरी पावर्स क्या हैं। अगर हम प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्जेक्ट्स का डिवीज़न है। डिवीज़न कैसे है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स हैं जिस पे इंडियन पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिस पे स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं वो लॉ बना सकती हैं, और ऐसे ही कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स हैं जिस पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकती हैं। लेकिन
सभी सब्जेक्ट्स जो हैं उन तीनों लिस्ट के अंदर नहीं आ सकते। तो प्रोविजन किया गया रेजिडोरी पावर्स का, यानी कि जो सब्जेक्ट्स इन तीनों लिस्ट में नहीं है तो उन पे कौन लेजिस्लेट करे। तो वो रेजिडोरी पावर्स जो हैं वो इंडियन पार्लियामेंट को दी गई हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। तो इंडियन पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो रेजिडोरी पावर्स हैं वो सेंटर के पास है या यूनियन के पास है। और यही प्रोविज़न जो है नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी डाला गया कि रेजिडोरी पावर्स जो होंगी वो सेंटर के पास होंगी। जो नेचर होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो फेडरल होगा। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेरी एक पिछली वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो फेडरल कैरेक्टर का होगा और स्टेट्स को वेलकम किया गया कि अगर वो चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि जो नेहरू रिपोर्ट थी वो ब्रिटिश इंडिया से रिलेटेड थी। प्रिंसली स्टेट चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकती हैं और प्रोविजंस जो हैं फिर वो अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। तो इट इज़ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, द मिनिस्ट्री वुड बी रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। कि सेंटर में जो लेजिस्लेचर होगा बाइकैमरल होगा। बाइकैमरल का मतलब दो हाउसेज होंगे, जैसे प्रेजेंटली लोकसभा और राज्यसभा है तो दो बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैं, दो हाउसेज हैं। मिनिस्ट्री जो होगी वो लेजिस्लेचर के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 500 मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, यानी कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होगा वो 500 मेंबर्स का होगा, 500 मेंबर्स का होगा। और वहाँ पे जो मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे वो एडल्ट सफरेज के बेसिस पे किए जाएंगे और जिसका टेन्यूर जो होगा वो 5 ईयर्स होगा। 200 मेंबर सेनेट टू बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल काउंसिल्स, टेन्यूर 7 ईयर्स। जो सेनेट होगा वो 200 मेंबर्स का होगा जिसके मेंबर्स इलेक्टेड किए जाएंगे प्रोविंशियल काउंसिल्स के द्वारा और इसका टेन्यूर होगा 7 ईयर्स का। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी हेडेड बाय गवर्नर जनरल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसका हेड जो होगा वो गवर्नर जनरल होगा, अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसकी अपॉइंटमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी बट पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज। उनको पेमेंट जो होगी वो इंडियन रेवेन्यूज से होगी। अब आगे दिया हुआ है ही वुड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। लेकिन वो जो एक्ट करेंगे, कोई भी एक्ट करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, वो एड और एडवाइस पे होगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और ये काउंसिल जो है ये पार्लियामेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा। प्रोविंशियल काउंसिल टू हैव ए 5 ईयर टेन्योर, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स होंगे उसका जो समय होगा वो 5 साल का होगा, हेडेड बाय ए गवर्नर एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि एडवाइस पे काम करेंगे प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। देयर वुड बी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन प्रोविंसेस। यहाँ पे प्रोविज़न किया गया, यहाँ पे डिमांड करी गई नेहरू रिपोर्ट में कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, सेंटर में भी स्टेट में भी। इट डिमांडेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करी गई थी नेहरू रिपोर्ट में। इट आस्क्ड फॉर द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, और जिसमें शक्तियों का विभाजन मांगा गया सेंटर स्टेट्स के बीच में। लोअर हाउस टू बी इलेक्टेड बाय एडल्ट फ्रेंचाइज, लोअर हाउस जो होगा वो एडल्ट फ्रेंचाइज से जो है इलेक्ट किया जाएगा। पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल टू बी एज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जो गवर्नर जनरल होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है? दैट इज प्रेसिडेंट। इलेक्टोरेट्स टू बी जॉइंट एंड मिक्स्ड, जॉइंट एंड मिक्स्ड का मतलब ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, जैसे कि मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स 1909 में कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स की बात करी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो यहाँ पे बोला गया कि जो इलेक्टोरेट होंगे वो जॉइंट और मिक्स्ड होंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन कम्युनल बेसिस वाज रिजेक्टेड, सेपरेट इलेक्टोरेट जो था कम्युनल बेसिस पे उसको रिजेक्ट किया गया। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स एट द सेंटर एंड इन प्रोविंसेस, लेकिन प्रोविज़न किया गया कि मुस्लिम्स के लिए सेंटर में सीट्स रिजर्व की जाएंगी और उन प्रोविंसेस में भी सीट रिजर्व की जाएंगी जहां पे वो माइनॉरिटी में हैं। देखिए लॉर्ड ब्रिकनहेड ने कहा था, चैलेंज किया था कि इंडियंस जो हैं मिलके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं ड्राफ्ट कर सकते। कहीं जो है वो डिसएग्रीमेंट होगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज में हो चाहे कम्युनल ग्रुप्स में हो। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो वो पहले ही इंप्लीमेंट कर चुके थे, इसी वजह से कम्युनल डिसहार्मनी थी। अब चूंकि
सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोविज़न को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया, तो ऑब्वियस था कि जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं वो इसके अगेंस्ट जाएंगे, उनको लगेगा कि उनके साथ चीटिंग हो रही है। तो नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम्स का ध्यान रखते हुए उनको रिजर्वेशन दिया गया सेंटर में और उन प्रोविंसेस में जहाँ पे वो माइनॉरिटी में थे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वर देयर फॉर द मुस्लिम्स इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड बंगाल। पंजाब में और बंगाल में मुस्लिम सीट्स की कोई रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं किया गया। सिंध टू बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे and formed as Muslim majority province. Sindh and Western Frontier province to be given the status of a full province. सिंध और वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को जो है फुल प्रोविंस का स्टेटस दिया जाएगा। सिंध को बॉम्बे से सेपरेट करके एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बनाने की बात करी गई। प्रोविंसेस टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ये भी कहा गया कि जो प्रोविंसेस हैं, जो प्रांत हैं, उनको भाषाई आधार पर बनाया जाएगा। सिटीजनशिप वॉज डिफाइंड, नागरिकता की परिभाषा दी गई। देयर शुड बी इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। 19 फंडामेंटल राइट्स टू बी प्रोवाइडेड टू इंडियंस इंक्लूडिंग इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। नेहरू रिपोर्ट में 19 फंडामेंटल राइट्स देने की बात की गई, जिसमें महिलाओं को अधिकार, बराबरी के अधिकार देने की बात की गई, यूनियन बनाने के अधिकार की बात की गई और यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज की बात की गई। इससे आप देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमेशा फंडामेंटल राइट्स को इम्पोर्टेंस दी है, चाहे वो 1928 की बात हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो। तो रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश करने की भी बात की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। द न्यू इंडियन लेजिस्लेचर शुड बी एम्पावर्ड to legislate and budget for the Indian Army and its control should be transferred to a responsible Indian Minister of Defense. आगे बात करते हैं डिफेंस कमेटी की भी। कंप्लीट डिसएसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, यहाँ पे बात करते हैं कि सेकुलर स्टेट के कॉन्सेप्ट की, कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, एक सेकुलर स्टेट एस्टेब्लिश होनी चाहिए जिसका किसी रिलीजन के बेसिस पे एस्टेब्लिशमेंट ना हो। आगे पढ़ते हैं। फुल प्रोटेक्शन टू कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, यानी कि माइनॉरिटीज़ के कल्चरल और रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्शन करने की भी बात करी गई थी, जो कि प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। लैंग्वेज ऑफ द कंट्री वुड बी इंडियन, रिटन ईदर इन देवनागरी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, बंगाली, मराठी और गुजराती इन कैरेक्टर। यूसेज ऑफ इंग्लिश टू बी परमिटेड। अब इतना बड़ा देश, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़, इतने ज़्यादा व्यूज़, तो सभी लोग एग्री नहीं हो सकते थे, तो अपोजिशन भी आया। अब अपोजिशन डिस्कस कर लेते हैं। क्या अपोजिशन था? हमारी साइमन कमीशन की वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैड्रास सेशन में जो है डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, और सिमिलरली डोमिनियन स्टेटस की बात ही नेहरू रिपोर्ट में भी की गई। लेकिन कुछ यंग लीडर्स या यंग मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस थे जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करी। उनमें से दो नाम सबसे आगे आते हैं, वो हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस इन मैड्रास सेशन एंड द नेहरू रिपोर्ट डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस। अपोजिंग इट, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस formed Indian Independence League for demanding the complete independence। तो सुभाष चंद्र बोस ने और जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी, जिसका मकसद था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब ये तो हुई कांग्रेस लीडर्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं कि जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना का क्या रिएक्शन था। उन्होंने 3 अमेंडमेंट्स प्रपोज करे। उन अमेंडमेंट्स को डिस्कस कर लेते। ऑन दिसंबर 2, 1928 द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मेट एट कैलकाटा टू कंसिडर द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को कंसिडर करने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई कैलकाटा में,
2 दिसंबर 1928 को। देयर वॉज वायलेंट क्लैश बिटवीन जिन्ना रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम लीग एंड M.R. जायकर हु पुट फॉरवर्ड द व्यू पॉइंट ऑफ हिंदू महासभा। अब जिन्ना और M.R. जायकर, दो कद्दावर नेता उस समय के, उन दोनों के बीच में मतभेद थे। जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे और M.R. जायकर जो है उन्होंने हिंदू महासभा का व्यू पॉइंट रखा। जिन्ना ऑन द बिहाफ ऑफ मुस्लिम लीग प्रपोज 3 अमेंडमेंट्स टू द रिपोर्ट। 3 अमेंडमेंट्स, संशोधन उन्होंने प्रपोज करे। अब वो 3 क्या क्या हैं? फर्स्ट, 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। देखिए, रिजर्वेशन की तो बात करी थी सेंटर में, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज दी है कि 1/3, 33%, 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए मुस्लिम्स को सेंट्रल लेजिस्लेचर में। सेकंड, रिजर्वेशंस टू मुस्लिम्स इन बंगाल एंड पंजाब लेजिस्लेचर्स प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन टिल एडल्ट सफरेज वाज नॉट एस्टेब्लिश्ड। नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम्स सीट का रिजर्वेशन नहीं था पंजाब और बंगाल में, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन की डिमांड करी गई कि उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल जो है उनको रिजर्वेशन दिया जाए जब तक कि एडल्ट सफरेज जो है वो एस्टेब्लिश नहीं होता। थर्ड, रेजिडुअल पावर्स टू प्रोविंसेस। हमने बात करी थी कि नेहरू रिपोर्ट में रेजिडुअल पावर्स जो है वो सेंटर को दी गई है, लेकिन यहाँ पे जिन्ना साहब ने प्रोविंसेस को रेजिडुअल पावर्स देने की बात करी गई। अब इनके अपोजिशन में M.R. जायकर साहब जो है बोलते हैं, M.R. जायकर क्वेश्चनड जिन्ना's locus standi as a representative of Muslims and warned against going back on the report. He said that Jinnah Sahib is like an obstinate child whose mind has been spoiled by the affection of the Congress. जायकर साहब ने कहा कि जिन्ना जो है अपने आप को सभी मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव नहीं कह सकते। किस आधार पे वो अपने आप को सभी मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर कर रहे हैं या सभी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सिर्फ मुस्लिम लीग ही नहीं थी जो कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, और भी पार्टीज थी। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि वो मुस्लिम्स के, सभी मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकते हैं। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि जिन्ना साहब वो हट्टी बच्चा है जिसका दिमाग कांग्रेस के प्यार ने खराब कर रखा है। द मुस्लिम masses, he said, were with the Congress and Jamiat ul Ulema-e-Hind, and these parties had accepted the Nehru report totally. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जमियत उल उलेमा-ए-हिंद ये वो पार्टीज हैं जो मुस्लिम मासेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इन पार्टीज ने नेहरू रिपोर्ट को जो है टोटली एक्सेप्ट किया है। द कम्युनल माइंडेड मुस्लिम लीडर्स डिड नॉट एक्सेप्ट जिन्ना, सो व्हाई शुड द कॉन्फ्रेंस एक्सेप्ट हिज अमेंडमेंट्स जस्ट टू प्लीज हिम? कि जब कम्युनल माइंडेड मुस्लिम लीडर्स ने ही जिन्ना के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो कॉन्फ्रेंस ही क्यों करे? सिर्फ खुश करने के लिए जिन्ना साहब को। वन आफ्टर अनदर्स जिन्ना's अमेंडमेंट्स वर रिजेक्टेड, और जिन्ना साहब के अमेंडमेंट्स जो उन्होंने प्रपोज किए थे वो एक एक करके रिजेक्ट कर दिए गए। फाइनली जिन्ना लेफ्ट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एंड joined the breakaway group of Muslim League led by Aga Khan and Mohammad Shafi after his demands were rejected. तो उसके बाद जिन्ना ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को छोड़कर मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, उस फैक्शन को जो कि आगा खान और मोहम्मद शफी लीड कर रहे थे जब उनकी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें। जय हिंद।